नमस्ते। आज हम 2025 में फ्रंट एंड डेवलपर बनने के सफर पर एक गहरी नजर डालेंगे। नमस्ते। हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत सवाल आते हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास एक पूरा गाइड है, एक रोड मैप समझिए कि क्या सीखना है, किस क्रम में और क्यों ये जरूरी है। और शुरुआत हमेशा, जैसा आपने कहा, वो बुनियाद से ही होती है। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। हाँ, इनके बिना मतलब कोई फ्रेमवर्क या टूल काम नहीं आएगा, ये तो पक्का है। सही कहा। एक मजबूत नींव के बिना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए इस सीखने के सफर को परत दर परत खोलते हैं। ठीक है, तो पहली परत बुनियाद। HTML5 में सिर्फ टैग्स नहीं बल्कि सिमेंटिक टैग्स जैसे आर्टिकल, नैव, इनका सही इस्तेमाल समझना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। इससे कोड साफ रहता है, मतलब समझ आता है कि कौन सा हिस्सा क्या कर रहा है, और एक्सेसिबिलिटी के लिए भी ये बहुत मायने रखता है। और CSS में फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड, ये तो आजकल स्टैंडर्ड बन गए हैं, है ना, रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए। हाँ बिल्कुल। फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड लेआउट के लिए शानदार हैं। इनके बिना मॉडर्न रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना काफ़ी मुश्किल है। और फिर जावास्क्रिप्ट, ES6+ फीचर्स, मतलब वेरिएबल्स, लूप्स, फंक्शंस, इनको मजबूत करना पहला कदम है। हाँ, और ES6+ सिर्फ सिंटैक्स नहीं है, वो कोड लिखने का एक नया और बेहतर तरीका देता है। प्रैक्टिस के लिए कोड पेन या फ्रंट एंड मेंटोर जैसे प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं। अच्छा, और इन स्किल से क्या छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए शुरू में? हाँ बिल्कुल, जैसे कोई पोर्टफोलियो पेज या कोई लैंडिंग पेज। ऐसे स्टैटिक प्रोजेक्ट से कॉन्सेप्ट्स मजबूत होते हैं। और हाँ, क्रोम डेव टूल्स का इस्तेमाल, वो तो शुरू से ही सीखना चाहिए। हाँ, वो डीबगिंग के लिए कमाल का टूल है। अच्छा, बुनियाद के बाद अगला कदम क्या है? वर्जन कंट्रोल, गिट। जी हाँ, गिट। रियल वर्ल्ड डेवलपमेंट में इसके बिना गुजारा नहीं। कोड मैनेज करना, टीम के साथ काम करना। तो वो कमिट, पुश, पुल वाली कमांड। हाँ, कमिट, पुश, पुल, फिर ब्रांच बनाना, मर्ज करना, ये बेसिक कमांड्स तो आने ही चाहिए। और सिर्फ सीखना नहीं। उसे इस्तेमाल भी करना है हाँ अपने प्रोजेक्ट्स पे। बिल्कुल। अपने प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स को भी शुरू से गिटहब पर डालना चाहिए, ये एक अच्छी आदत है। और गिटहब पेजेस से डिप्लॉय करना भी सीख लें। अपने काम को लाइव देखने का मजा ही अलग है। सही बात है। अच्छा, फिर स्टाइलिंग को और एडवांस बनाने के लिए SAS SCSS या टेलविंड CSS? हाँ, ये अगला लेवल है। SAS या SCSS CSS को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड बनाते हैं, वेरिएबल्स, नेस्टिंग वगैरह से। और टेलविंड, वो तो आजकल काफी पॉपुलर है। हाँ, टेलविंड एक यूटिलिटी फर्स्ट अप्रोच है। तेजी से कस्टम डिजाइन बनाने के लिए बढ़िया है। और मटेरियल UI या बूटस्ट्रैप जैसे कंपोनेंट लाइब्रेरीज भी हैं जो बने बनाए UI एलिमेंट्स देते हैं। तो इनमें से क्या चुने, ये प्रोजेक्ट पर डिपेंड करेगा। एग्जैक्टली। हर टूल का अपना यूज केस है। जरूरी ये समझना है कि कौन सा टूल कब और क्यों इस्तेमाल करना है। स्केलेबल और मेंटेनेबल स्टाइलिंग के लिए ये जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं जावास्क्रिप्ट के गहराई पर। फ्रेमवर्क से पहले वेनिला JS क्यों जरूरी है? देखिए, रिएक्ट जैसे फ्रेमवर्क्स JS पर ही बने हैं। अगर आपकी वनीला JS की समझ अच्छी है, जैसे डॉम मैनिपुलेशन, फेच API से डेटा लाना, प्रोमिसेस, एसिंक अवेट, तो फ्रेमवर्क सीखना आसान हो जाता है। न सिर्फ आसान, बल्कि आप फ्रेमवर्क को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। आप सिर्फ लाइब्रेरी इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, आपको पता होता है कि अंदर क्या चल रहा है। हाँ, ये बात तो है। और डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, उनका क्या रोल है? बेसिक समझ जरूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर होती हैं। एक सिंपल टू डू ऐप या कैलकुलेटर सिर्फ JS में बनाना अच्छी प्रैक्टिस है। और फिर आता है रिएक्ट, फ्रंट एंड का बादशाह। इसकी इतनी डिमांड क्यों है? आसान हो जाता है। JSX, कंपोनेंट्स, स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज स्टेट, यूज इफेक्ट जैसे हुक्स, ये सब बहुत पावरफुल हैं। प्रॉप्स वर्सेस स्टेट, रिएक्ट राउटर नेविगेशन के लिए ये सब सीखना होगा। हाँ, ये कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। और फिर थोड़ा एडवांस लेवल पर जाएं तो कॉन्टेक्स्ट API या रिडक्स टूलकिट, ज़ुस्टैंड स्टेट मैनेजमेंट के लिए, और एसिंक डेटा के लिए रिएक्ट क्यूरी जैसी लाइब्रेरीज हैं। प्रोजेक्ट्स क्या बना सकते हैं रिएक्ट सीखते हुए? एक नोट्स ऐप या शायद एक छोटा ई-कॉमर्स फ्रंट एंड, ये अच्छे अभ्यास हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं APIs की। रियल वर्ल्ड एप्स में डेटा तो चाहिए ही। बिल्कुल। रेस्ट API के बेसिक समझने होंगे। गेट, पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती हैं, फिर फेच या एक्सियोस जैसी लाइब्रेरीज से API कॉल कैसे करें। और लोडिंग, एरर स्टेट्स को हैंडल करना, वो भी जरूरी है ना? बहुत जरूरी। यूजर को पता चलना चाहिए कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, डेटा आ रहा है या कोई एरर आ गया है।
पेजिंग, फिल्टरिंग, ये सभी एपीआईज इंटरैक्शंस का हिस्सा है। हाँ, जब डेटा बड़ा होता है तो ये चीज़ें काम आती हैं। प्रैक्टिस के लिए पोस्टमैन टूल और जेसन प्लेस होल्डर जैसी फेक एपीआईज बहुत हेल्पफुल है। कोड लिख लिया, अब टेस्टिंग की बारी। हाँ इसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, लेकिन ये बहुत क्रिटिकल है। जेस्ट से यूनिट टेस्टिंग, रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी से कंपोनेंट टेस्टिंग, ये कोड को भरोसेमंद बनाते हैं। और क्रोम डेव टूल्स में डीबगिंग स्किल्स? वो तो मतलब हर डेवलपर का हथियार है। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट TDD की बेसिक समझ भी फायदेमंद है, भले ही छोटे स्केल पर शुरू करें। ठीक है, अब प्रोजेक्ट बन गया, टेस्ट हो गया, अब इसे लाइव कैसे करें? डिप्लॉयमेंट। आजकल ये काफी आसान हो गया है। नेटलीफाई, वर्सल जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट को बहुत स्ट्रीमलाइन कर देते हैं। वो npm run build कमांड क्या करता है? और लाइट हाउस ऑडिट्स? npm run build आपके कोड को प्रोडक्शन के लिए ऑप्टिमाइज करता है, छोटा और तेज बनाता है। लाइट हाउस आपकी साइट की परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी वगैरह को जांचने का एक टूल है। थोड़ा एडवांस लेवल पर CI/CD भी सीखना चाहिए, गिटहब एक्शंस जैसे। हाँ, बेसिक CI/CD की जानकारी बहुत फायदेमंद है। कोड पुश करते ही ऑटोमेटिक टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट, ये वर्कफ्लो को स्मूथ बनाता है। अपना डोमेन लेके पोर्टफोलियो होस्ट करना भी एक अच्छा कदम है। वाह, काफी कुछ कवर कर लिया। रिएक्ट में महारत हासिल करने के बाद फिर आप एडवांस टॉपिक्स देख सकते हैं। टाइपस्क्रिप्ट कोड में गलतियां कम करने के लिए बहुत अच्छी है। Next.js सर्वर साइड रेंडरिंग और SEO के लिए पॉपुलर है। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, वेब एक्सेसिबिलिटी, A11y, PWA, ये सब भी हैं। हाँ, ये सब स्किल्स आपको एक बेहतर और कंप्लीट डेवलपर बनाते हैं। और अगर फुल स्टैक में इंटरेस्ट है तो Node.js या Firebase से बेसिक बैकएंड सीखना भी एक ऑप्शन है। तो कुल मिलाकर ये रोड मैप सिर्फ लिस्ट फॉलो करने के बारे में नहीं है, बल्कि लगातार सीखते रहने, प्रोजेक्ट्स बनाने और प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में है। बिल्कुल, अभिभूत होने की जरूरत नहीं, बस HTML, CSS, JS से शुरू करें और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। एक एक कदम करके। हाँ, और अंत में एक सवाल मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा सोचने के लिए। हाँ, जरूर। आने वाले 5 सालों में AI टूल्स जैसे कोड असिस्टेंट्स इस पूरे सीखने के रास्ते को कैसे बदल सकते हैं? और वो कौन से फंडामेंटल स्किल्स हैं जो किसी भी टूल या फ्रेमवर्क के आने जाने के बावजूद हमेशा एक डेवलपर के लिए जरूरी रहेंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है। शुक्रिया इस बेहतरीन चर्चा के लिए। शुक्रिया।